तो आज हम बात करेंगे इरिडा और आईआरएफसी के बारे में। दोनों एक साथ एक बराबर की तेज़ी में भागते हुए देखे हैं और काफ़ी शानदार तेज़ी देखी गई है इन दोनों शेयरों में। तो आज इन्हीं दोनों शेयरों के बारे में बात करेंगे कि क्यों भाग रहे हैं और कितनी तेज़ी इसमें बाकी है। तो दोस्तों, जैसा कि हम आईआरएफसी की बात कर लेते हैं, तो आईआरएफसी जो है कि इंडियन रेलवे को जो है कि फाइनेंस का काम करती है। जो भी रेलवे की कंपनियां हैं उनको फाइनेंस का काम करती है। तो आने वाला है, सामने पड़ा हुआ है बजट। बजट जो है कि 1 फरवरी को हमारा पेश होता है, भारत का बजट आता है। तो उससे पहले जो भी गवर्नमेंट के शेयर हैं उनमें काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिलती है। तो यही जो है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे पिछली बार का बजट इतना शानदार आया था, तो इस बार भी बजट में धमाका हो सकता है। तो बजट में देखिए, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो पीएसयू कंपनियों को फ्रंट पे ला रहे हैं और काफ़ी शानदार जो है कि इन कंपनियों का जो काम है वो देखने को मिल रहा है। काफ़ी शानदार जो है कि प्रॉफिट और जो भी कार्यभार इनका है उसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसी ट्रैक पे जो है कि आप देखेंगे कि आईआरएफसी का जो काम है वो इन कंपनियों को फाइनेंस करना है, जो रेलवे में जो भी कंपनियां काम करती हैं। तो जो आप देख रहे हैं कि रेलवे का विस्तार कितनी तेज़ी से हो रहा है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि वंदे भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें, आधुनिक ट्रेनें जो है कि बहुत तेज़ी से गवर्नमेंट जो है कि वो ग्राउंड लेवल पे उतार रही है। अभी आपने देखा होगा अयोध्या से बहुत सारी ट्रेनें चली हैं, और जो है कि अयोध्या के लिए दिल्ली से और बिहार साइड से हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो है कि आप देखेंगे कि अयोध्या को कनेक्ट किया जाएगा। अयोध्या एक जो है कि इंडिया का बहुत बड़ा टूरिज़्म बनने वाला है। तो इसमें देखिए बहुत सारी ट्रेनें हर जगह से आनी है यहाँ पे। तो ट्रेनें अगर बनेंगी तभी तो आएंगी, ट्रैक बिछेंगे तभी तो आएंगे। तो इन सब को जो है कि अच्छा खासा प्रोजेक्ट इस बजट में मिलने वाला है रेलवे को। रेलवे की कंपनियों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे आरबीएनएल, इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स लिमिटेड, टैक्स मैक्लोरेल, टीटागढ़ वैगन्स, ये जो सारी रेलवे की कंपनियां और भी सारी कंपनियां हैं, इन सारी जो रेलवे की कंपनियां हैं इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और इन सबों को जब प्रोजेक्ट मिलेगा तो इनको प्रोजेक्ट में फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो फाइनेंस प्रोवाइड करेगी वो हमारी करेगी आईआरएफसी, जो इंडियन रेलवे को फाइनेंस करती है। इस वजह से इस शेयर में देखने को तेज़ी मिल रहा है, क्योंकि आगे चल के तगड़ा जो है कि प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो इनको फाइनेंस की जो भी ज़रूरत है वो आईआरएफसी करेगा। आईआरएफसी का एक प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि जो इसका एनपीए का रेशियो है वो जीरो है। एनपीए मतलब जो लोन जैसे बैंक वगैरह देते हैं किसी कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों को देते हैं, तो कुछ कुछ लोन से जो है कि डूब जाते हैं। तो यहाँ जो है कि डूबने का कोई चांस नहीं है। इसका जो है कि रेलवे की ही कंपनी है और रेलवे को ही फाइनेंस करती है। तो एक तरह से इसका बिजनेस सेफ है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट को ही फाइनेंस कर रही है। तो मतलब ये बाहर से पैसे तो उठाती है बट देती कहाँ है? अपने गवर्नमेंट को ही देती, गवर्नमेंट कंपनियों को ही देती है। तो देखिए यहाँ जो है घर का पैसा घर में है, तो यहाँ डूबने का चांस नहीं। इस वजह से जो इसका एनपीए का रेशियो है वो आपको जीरो देखने को मिलेगा। तो इसमें लॉस का तो कोई सवाल ही नहीं होता। इस वजह से जो है कि इस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है काफ़ी सॉलिड है और जो है कि डूबने का कोई भी चांस नहीं है। एनपीए रेशियो जीरो है। कंपनी में आप देखेंगे क्वार्टर दर क्वार्टर और जो भी मतलब ग्रोथ है काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम इसके ग्रोथ की तरफ भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 1,48,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हो गया है। स्टॉक का पी 24 का हो गया है। आरओई जो है कि आरओसी जो है कि इसका 5% का हो गया है। करंट प्राइस इसका 113 रुपये। देखिए आज जो है कि 6% ऊपर ये जो है स्टॉक वो तेज़ी के साथ बंद हुआ है। तो 113 रुपये का इसका जो है कि आज क्लोजिंग है। अब आप इसका जो है कि बुक वैल्यू देखेंगे 36 रुपये का है। आरओई देखेंगे 14% का है। 52 वीक का हाई देखेंगे 114 रुपये का, बिल्कुल 52 वीक का हाई इसने आज ही बनाया है। और लो इसका देखेंगे आप तो 25 रुपये। तो 52 वीक हाई और लो का कंपेयर करेंगे तो देखिए ये स्टॉक कई गुना हो चुका है। अब इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो आप 1.32%। तो ये डिविडेंड यील्ड जो परसेंटेज देखा जा रहा है ये बहुत ही पुराना, जो पिछले क्वार्टर में डिविडेंड आया उससे क्वार्टर से उस हिसाब से डिवाइड किया गया। अभी इस क्वार्टर में जो डिविडेंड आएगा उससे अगर कंपेयर करेंगे तो हो सकता है ये डिविडेंड यील्ड आपको बढ़ता हुआ देखने को मिले। इसका फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपये का देखने को मिल रहा है। तो फेस वैल्यू भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। 10 का मतलब कि आगे चल के इसमें स्प्लिट बोनस जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उससे पहले अभी जो है कि शेयर होल्डिंग में इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो हमें नोट करके चलना होगा। कंपनी का अगर सीएजीआर देखते हैं तो 25% के सीएजीआर से पिछले 5 सालों में ये ग्रोथ दिखाती हुई आई है। और एक हेल्दी डिविडेंड जो है कि अपना मेंटेन करके आ रही है। स्टॉक जो है कि अपने
बुक वैल्यू से जो है कि तीन टाइम पे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम पे ये ट्रेड भी नहीं कर रहा है, ये भी इसका प्लस पॉइंट ही है। अब एक नज़र हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे डाल लेते हैं। देखिए जो शेयर होल्डिंग है वो देखिए 86% जो है प्रमोटर के पास है। तो सबसे बड़ा जो है माइनस पॉइंट ये इसके लिए यही है, इसी वजह से अभी जो है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है कि आ नहीं रहे हैं। अभी जब ये शेयर होल्डिंग का हैंगओवर है ये जो उतर जाएगा, तब देखिएगा इसमें और भी शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। क्यों? देखिए जो इसका शेयर होल्डिंग है 86% का है, जो कि एज़ फॉर सेबी के हिसाब से इतना जो है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं होना चाहिए। क्यों? जो एज फॉर सेबी का जो रूल है वो किसी भी प्रमोटर का जो है कि 75% या 75% के अंडर जो है कि शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका जो है कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो गया है स्टॉक मार्केट में, तो सेबी के हिसाब से 75% ही होल्डिंग उसमें रख सकते हैं या उससे कम रख सकते हैं। तो ये जो है कि गवर्नमेंट के पास होल्डिंग ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि ओएफएस आ सकता है इसमें 10% 20% डिस्काउंट पे। तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, लेकिन उस चीज़ को अगर हम सोचें और उस चीज़ को देखें तो हम जो है कि इस स्टॉक की जो तेज़ी है उसको छोड़ सकते हैं। मतलब जो तेज़ी अभी बन रही है उसमें हम फिर शामिल नहीं हो पाएंगे अगर उस चीज़ को लेकर बैठे रहेंगे। तो वो 10-20% का जो है कि हमेशा बना रहेगा जब तक ये होल्डिंग कम नहीं होगी। तो उस चीज़ को जो है कि हम इग्नोर करके भी चल सकते हैं, क्योंकि 10-20% का रिस्क तो लेके चलना पड़ेगा जब भी इसकी होल्डिंग कम होगी। हो सकता है फिर ये स्टॉक अपना जो है कि 10-20% रिकवर भी कर जाए। हम अगर एफ आई आईज़ की देखते हैं तो एफ आई आईज़ के पास भी 1.14% की शेयर होल्डिंग पड़ी है। डी आई आईज़ का देखेंगे तो आप डी आई आईज़ जो है 1.63%, अपना जो है कि इन्होंने 3% से शेयर होल्डिंग कम करते करते 1.63% कर दिया है। और पब्लिक के पास आप देखेंगे तो पब्लिक के पास लगभग 11% की हिस्सेदारी है। इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे 2019, 20, 21, 22, 23 लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अभी जो है कि 23,000 करोड़ पे इसका रेवेन्यू आ गया है। अगर नेट प्रॉफिट आप देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। 19 में जो है कि 2200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, और अभी जो बढ़ के हो गया है 6,337 करोड़। तो 23 में देखेंगे आप 6,337 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। शानदार कंपनी देखने को मिल रही है, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, सारी चीज़ें इसकी सही देखने को मिल रही है। बस यही है कि अभी जो है कि इसका शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, तो इसके वजह से थोड़ा सा इसके ऊपर हैंगओवर बना हुआ है। डिविडेंट आप देखिए 80 पैसे का डिविडेंट इसका लास्ट आया था नवंबर में। अब जो है कि देखते हैं कि इस वाले क्वार्टर में कितना डिविडेंड देती है। बोनस स्प्लिट वगैरह अभी कभी हुआ नहीं है, तो इसलिए कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अब हम इसके चार्ट पे देख लेते हैं। तो चार्ट पे देखिए जो है कि इसका जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो 100 रुपये के आसपास जो है कि 99 रुपये का सपोर्ट बन के आ रहा है। यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है और काफ़ी अच्छा शानदार तेज़ी, अब 13 रुपये की तेज़ी देखने को मिल रहा है। मतलब 100 रुपये के आसपास जो है कि इसका काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है। इसका स्टॉप लॉस लगा के आप चल सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपको दिखेगा 95-96 रुपये के आसपास इसका सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अच्छा खासा 100 रुपये के आसपास जो है कि बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कि इतनी जल्दी ब्रेक होने वाला नहीं है। अब कोई बहुत बड़ी गिरावट आ गई तभी हो सकता है, नहीं तो अब ये जो है कि काफ़ी अच्छा इसका बेस बन गया 100 रुपये का रेंज। और यहाँ से ही शेयर जो है कि बाउंस बैक होते हुए देखने को मिला है हमें। तो आपको अगर ख़रीदारी करनी हो तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के जो है कि आप जो है कि ख़रीदारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखिए ये बीच में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं बन के आ रहा है, ये वन डे का कैंडल लगाया है हमने और बीच में कहीं भी स्टॉप लॉस बन के नहीं, ये लगातार तेज़ी ही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो आप अगर 100 रुपये के आसपास आए तब ले लें, या फिर इसका स्टॉप लॉस लगा के ले लें कि अगर 100 रुपये का लेवल अगर टूट गया, नीचे जा रहा है, तो हम फिर निकल जाएंगे। फिर स्टेबल होके 100 रुपये के ऊपर ये आता है तब दोबारा से हम ख़रीदारी करेंगे और देखते हैं कि बजट में इसके लिए क्या आता है और क्या नहीं आता है। सो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इरीडा के बारे में। तो इरीडा का काम भी देखिए फाइनेंसिंग का ही है और काफ़ी शानदार इसका काम है, काफ़ी शानदार फाइनेंसिंग का काम है। ये भी एक तरफ से मानिए कि मोनोपोली ही है, जैसे आईआरएफसी की मोनोपोली है रेलवे में, वैसे इसका जो है कि मोनोपोली आप देखेंगे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, मतलब ग्रीन एनर्जी पे इसका पूरा पूरा फोकस है। काम ही यही करती है, गवर्नमेंट ने बनाया ही इसलिए था। गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम अब ग्रीन एनर्जी की तरफ सारी चीज़ें शिफ्ट करते हैं। ग्रीन एनर्जी से क्या होगा कि वो हमारे हाथ में रहेगा, हम जो है कि उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। तेल का क्या है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर के देशों से, उनको जो है कि डॉलर में हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। तो डॉलर हमारे जो है कि रुपए के मुकाबले थोड़ा मजबूत है, थोड़ा क्या बहुत मजबूत है, इस वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है।
तो हमने ऑप्शन देखा कि अब हमें जो है कि तेल की बजाय ग्रीन एनर्जी पे फोकस करना चाहिए, और ग्रीन एनर्जी को हम जो है कि एक जो है कि वर्ल्ड लेवल पे ले जाएंगे, ताकि देखिए ग्रीन एनर्जी को आगे चल के हम एक्सपोर्ट करें बाकी देशों को, तो इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और प्राकृतिक को भी फ़ायदा होगा, पॉल्यूशन से भी छुटकारा मिल सकता है, बहुत हद तक पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो इसके लिए जो है कि देखिए सारी कंपनियां जो है कि सभी लोग तो एक्टिव हुए नहीं, सब लोग काम करना शुरू नहीं करेंगे, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक कंपनी बनाई कि हम जो है कि जो लोग इसमें काम करेंगे उनको जो है कि फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए एक कंपनी बना देते हैं, वो फाइनेंस करेगी, इनको जो भी फंड की कमी पड़ेगी ये कंपनी फंड देगी इन्हें। तो इससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि कंपनियां काम करना चाहेंगी, विस्तार करेंगी, और इसमें जो है कि तरह तरह की स्कीमें लाई गई, कि प्रोजेक्ट चालू किए गए, स्कीमें लाई गई कि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाए, छूट दिया जाए स्कीमों के तहत, कि लोग इस पे ज़्यादा फोकस करें, इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, तेल से हमें जल्दी छुटकारा मिले, सभी लोग जो है कि इसके तरफ निर्भर हो जाएं। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बनाया था। अब क्या है, गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस इस समय जो है कि ग्रीन एनर्जी पे, ग्रीन प्रोजेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस है। तो देखिए इस वजह से ये कंपनी जो है कि अब तेज़ी से जो है कि भाग रही है। अब सामने है बजट, तो बजट में जो है कि इस सेक्टर को, जो ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है, इस पे जो है कि काफ़ी अच्छा खासा एलोकेशन देने वाली है सरकार, और इसी उम्मीद में जो है कि ये शेयर भाग रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन एनर्जी और ईवी का जो मामला है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पूरा पूरा देखेंगे आप जो है कि जो जो गाड़ियां हैं आजकल सबसे ज़्यादा ईवी बनाने पे फोकस कर रहे हैं, गाड़ी वाले ऑटो वाली कंपनियां। तो ईवी पे जब फोकस कर रही हैं तो ईवी को जो है कि कहीं ना कहीं से सारी सुविधा होगी, तभी तो चार्जिंग पॉइंट लगने हैं और सोलर लगने हैं। और गवर्नमेंट अभी देखिए जो स्टेशन है उनके ऊपर भी सोलर लगवाने का काम शुरू कर दिया है, मतलब पूरी पूरी से ग्रीन एनर्जी पे फोकस कर रही है। अभी आप स्टेडियम देखेंगे, स्टेडियम के ऊपर सोलर लग रहे हैं। आप देखेंगे रूफ वाला जो प्रोजेक्ट चला है, छत के ऊपर जो है कि सोलर लग रहे हैं। फिर आप देखेंगे स्टेशनों के ऊपर, हवाई हवाई अड्डे हैं, वहाँ पे भी अब ऊपर सोलर लगने स्टार्ट होने हैं। ट्रेनों के ऊपर यहाँ तक कि आगे चल के जो है कि प्रोजेक्ट आने वाला है, जिसपे जो है कि ट्रेनों के ऊपर भी सोलर लगना स्टार्ट हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। मतलब ग्रीन एनर्जी से जितना ज़्यादा यूज हो, इस चीज़ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो जब गवर्नमेंट इतना फोकस कर रही है तो कंपनी को इसी को फाइनेंस करना है, तो फाइनेंस करने का मतलब कि इसका प्रॉफिट बढ़ेगा आगे चल के। तो इस वजह से ये शेयर जो है कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा है। अब हम इसके वैल्यूएशंस वगैरह देख लेते हैं कि वैल्यूएशंस कितने अट्रैक्टिव हैं, कितना हाई है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का अगर मार्केट कैप आप देखेंगे तो 29,000 करोड़ का है। अभी बहुत ज़्यादा मार्केट कैप इसका बड़ा नहीं है। स्टॉक का जो पी है वो 34 का है। ROCE अगर देखेंगे तो 8% का है। करंट प्राइस इसका 111 रुपये का है, और इसका बुक वैल्यू अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी जल्द ही ये कंपनी लिस्ट हुई है। ROCE अगर देखेंगे तो 15% का है, और अगर इसका 52 वीक हाई देखेंगे आप तो 123 रुपये है। 52 वीक लो इसका 50 रुपये है। डिविडेंड यील्ड अभी नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट अभी आए नहीं, एक भी बार डिविडेंड आया नहीं है। अब इस बार के क्वार्टर में जो भी आएगा आएगा। आप अगर इसका फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपये का है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव है ये भी। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, मतलब कि ये भी स्प्लिट बोनस आगे करके आगे जो है कि कर सकती है। आज इस शेयर में भी देखेंगे आप तो 7% की तेज़ी, धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली है। इरिडा जो है कि 110 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। मतलब देखिए इरिडा और IRFC दोनों बराबरी पे ही चल रहे हैं। अभी जो प्राइस है इनका बराबरी पे चला है, लेकिन ये अभी एक छोटी कंपनी है। अभी इसके लिए पूरा पूरा खुला मैदान है इरिडा के लिए, क्योंकि अभी इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। मार्केट कैप जैसे ही आगे चल के ये भी जो है कि लार्जेस्ट कंपनी बन सकती है। अभी ये जो है कि बहुत छोटी कंपनी है, अभी मिड कैप में ही है। आगे चल के इसके लिए खुला मैदान है, ये लार्ज कैप भी आगे चल के बन सकती है। अब इसका अगर आप रिवेन्यू देखेंगे तो देखिए 2019 में 2000 करोड़ का था। 2020 में अगर देखेंगे तो 2300 करोड़ का हो गया। 2021 में आप देखेंगे 2600 करोड़, और 2022 में आप देखेंगे 2800 करोड़। यहीं 2023 में आप देखेंगे तो 3400 करोड़। तो काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है रिवेन्यू में। अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे 2019 में 244 करोड़, और 2020 में देखेंगे 2014 करोड़। तो देखिए 2020 में क्यों डाउन हो गया, क्योंकि कोविड का सेशन आ गया था। और 2021 में आप देखेंगे 346 करोड़, और 2022 में अगर देखेंगे तो 633 करोड़। 2023 में आप देखते हैं तो
64 करोड़। तो देखिए डबल का जंप आ रहा है 2021 के बाद 2023 में, मतलब 2 सालों में डबल से भी ज़्यादा हो गया है प्रॉफिट। तो काफ़ी शानदार प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। जिसका चार्ट देख लेते हैं तो चार्ट पे क्या चल रहा है और कितनी जो है कि कहाँ बेस बन रहा है इसका, ये सारी चीज़ें अगर हम देख लेते हैं तो देखिए चार्ट पे जो है कि बहुत ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे इसका बेस बन रहा है। ये इसका जो आप सपोर्ट देखेंगे तो 95 से लेकर 100 रुपये के बीच में इसका सपोर्ट है। इस रेंज में आप जो है कि ख़रीदारी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ख़रीद रखा है तो इसका स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। बजट में ये भी, इसको भी काफ़ी अच्छा खासा एलोकेशन मिलेगा और इस सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। इस वजह से ये दोनों कंपनियां काफ़ी जो है कि चर्चे में और बहुत ही तेज़ी से भाग रही हैं। तो आप देखिए इसका जो बिजनेस है इन दोनों का काफ़ी शानदार बिजनेस है, एक तरह से मोनोपोली मान के चल सकते हैं। और जो है कि मतलब इस पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, दोनों पे, रेलवे पे और ग्रीन एनर्जी पे। इस वजह से इन कंपनियों पे पावर सेक्टर पे और रेलवे सेक्टर में काफ़ी शानदार होने वाला है प्रॉफिट। और एक तो जो है कि पीएसयू थीम, जो गवर्नमेंट कंपनियां जो प्रॉफिट दे रही हैं, ये एक ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इस वजह से इन दोनों कंपनियों में आप बने रह सकते हैं। बाकी बजट में देखते हैं कि क्या एलोकेशन कैसे मिलता है, उसके बाद का देखेंगे कि कहाँ तक और भी ये सेक्टर जा सकता है। लेकिन अभी जो है कि आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट तेज़ी का है, तो तेज़ी में होल्ड करके ही पैसा बनेगा। बहुत जल्दी में आप बेच के निकल जाएंगे तो कहीं तेज़ी आगे की मिस ना कर दें। नीचे की रिस्क आपको पता होना चाहिए, उस हिसाब से आप जो है कि मार्केट में इंटर करें कि नीचे की रिस्क आपको पता हो। बाकी तो ऊपर जो है कि खुला आसमान है, कहाँ तक जाएगा उसका अनुमान हम ना लगा सकते हैं, ना आप लगा सकते हो। तो नीचे की रिस्क अपनी पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों नो डाउट कि गवर्नमेंट इन सेक्टर में काफ़ी अच्छा खासा एलोकेशन देने वाली है बजट में। तो बजट को मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है कि अपने पोर्टफोलियो में आप शामिल करें। और नीचे की रिस्क आपको अपनी पता होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो इसलिए आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट या ट्रेड करने से पहले अपने एडवाइज़र से एडवाइजर लीजिए, उसके बाद ही किसी शेयर में इन्वेस्ट या ट्रेड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।